सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक और इम्पॉर्टेंट मगर थोड़ा छोटा टॉपिक लेकर के आया हूँ। यह टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटा यूनिट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसका इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस कम है। आगे की पढ़ाई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और मैंने जैसा बताया कि छोटा यूनिट है, तो छोटा यूनिट होने के कारण इसमें समय भी कम लगता है और स्कोर भी काफ़ी अच्छा होता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आज की स्टडी हम लोग थोड़ा सा लिमिटेड करेंगे, इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ तक ही। अगले वाले में उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब डिफाइन करने की बात आएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण प्रोड्यूस होने वाला वेव है। जैसा कि मैंने एनिमेशन में शो किया है, हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया 3 एक्सिस। अभी एक एक्सिस में इलेक्ट्रिक और दूसरे एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को जैसे एनिमेशन मैंने शो किया वैसा दिखाया, और तीसरा एक्सिस जो है बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो इसी डायग्राम को आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं कुछ ऐसा। डायग्राम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस आप इसकी भी कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और इनके कारण जो वेव बना, जो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वो तीसरे एक्सिस वो एक्स एक्सिस में होगा और हो सकता है कि जो डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन हो डिफरेंट हो तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी डिफरेंट होगा, लेकिन तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही रहेंगे। तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। चलिए अब वन बाय वन करके प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए। जैसा कि मैंने बोला कि डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो डायग्राम को अलग अलग तरीके से भी आप देख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर आपके लिए स्लाइड में शो किया है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो वन बाय वन करके देख लें। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि एक्सीलरेटेड चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम चार्ज एट रेस्ट की बात करें तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पर तीसरे तरह के चार्ज की बात हो रही है और तीसरा चार्ज क्या है आपका? एक्सीलरेटेड चार्ज। तो जब एक्सीलरेटेड चार्ज की बात करेंगे तो एक्सीलरेटेड चार्ज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। अच्छा, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो स्पीड होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह का मतलब श्योर है कि इसमें टाइप्स भी होंगे। हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे सब की बात करेंगे। तो जब सबकी बात कर रहे हैं तो सबका स्पीड स्पेस में, फ्री स्पेस में कॉमन होगा और वो कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑल्दो नाम तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन नाम से इसका काम मत आइडेंटिफाई कीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होने के बावजूद भी ये न्यूट्रल है और इसीलिए ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है। अगर हम आगे बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो सारे फिनोमेना शो करता है जो लाइट शो करता है, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। और इसमें अगर हम फिनोमेना की बात करें तो लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सभी फिनोमेना हमने वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस किया हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी होता है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के हेल्प से होता है। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें या एनर्जी डेंसिटी की बात करें, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के एनर्जी डेंसिटी के सम के बराबर होगा। और जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा है,
1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एवरेज प्लस 1/2 म्यू नॉट वी स्क्वायर एवरेज, ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो एक और हम इम्पोर्टेंट, चूँकि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकता, केवल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकता, तो दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी डेंसिटी के टर्म में वो इक्वल है। जितना एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा उतना ही एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी ये क्लियर कर दिया है कि एनर्जी इक्वली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में डिवाइडेड होगा। हाँ, इसके बाद कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे अगर वेव प्रोपेगेट कर रहा है तो ऑब्वियस है कि उस वेव का कोई इक्वेशन होगा, और जैसा कि आपने क्लास 11th में इक्वेशन ऑफ वेव्स देखा था, तो यहाँ भी उसी तरह के इक्वेशंस आपको मिलेंगे। ये इक्वेशन 4 सेट के हैं। आप कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं, साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर है और वो भी वैरी कर रहा है जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशंस मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिलेंगे। हाँ, इसके बाद से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी दोनों इक्वल होती है। तो थोड़ा सा इक्वेट करके चला जाए तो हमारे पास जो एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, और थोड़ा सा हाफ को कैंसिल करके रीअरेंज कर लिया जाए तो आपके पास ई नॉट बाई वी नॉट स्क्वायर इजक्वल टू 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा। और अगर हमने स्क्वायर हटा दिया तो ई नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पहले से मालूम है। अगर उसके वैल्यूज़ को आप पुट कर दोगे तो पुट करने के बाद से ये रेशियो जो आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए काफ़ी फेमस है। ये क्या है? तो स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, तो ई नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैल्यू याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा। अभी अगर हम ई नॉट बाई वी नॉट के रेशियो को देखें तो ऊपर C है, नीचे 1 है, यानी ई नॉट का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू वी नॉट, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लोग लाइट वेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जो फेनोमेना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर शो करेगा बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड लार्जर है, वही लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी शो करेगा। नेक्स्ट कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम लोग देख लें कि अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो भाई अब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख करके म्यू और एप्सिलॉन लिखेंगे, और म्यू को म्यू आर इंटू म्यू नॉट, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख लिया हमने तो रीअरेंज करके हमारे पास C डिवाइडेड बाय √μr इंटू एप्सिलॉन आर। अच्छा, रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम का, तो उसको डिनोट कर देते हैं n से। तो हमारे पास V इज इक्वल टू C/n, और जहाँ पर n जो है उसको हम लोग एक नया नाम देते हैं। नया नाम क्या देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये एक्सप्रेशन भी आपने देखा था कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट की बात करें तो मीडियम टू मीडियम उसका स्पीड डिफरेंट होता है। पहले हमने जो स्पीड बताया था कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कॉमन स्पीड है सबका, वो कब हमने बताया था? जब वैक्यूम की बात की थी। अगर हम वैक्यूम छोड़ करके किसी और मीडियम में जाएं तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा। ओके, इसके साथ साथ आपने ये बात देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन साइमल्टेनियस है, और दोनों का मैक्सिमा और मिनिमा सेम टाइम पे ऑकर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएंगे
तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के साथ साथ सेम फेज में भी होंगे। तो होपफुली जो भी प्रॉपर्टीज़ थे वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, वॉच नेक्स्ट।